नमस्कार साथियों। वादा था हमारा आप सभी से कि आपका रिवीजन कराया जाएगा यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के इस रिवीजन क्लास के साथ आज से शुरुआत हो रही है आपके रिवीजन सीरीज की। और इसके पहले जो रिवीजन सीरीज की परंपरा होती थी उसमें ये होता था कि आपको पूरे सिलेबस का रिवीजन कराया जाता था स्टडी बेस्ड पे, मतलब कि उसमें थ्योरी आपको कराई जाती थी। तो मैंने सोचा कि इस बार कुछ नया करते हैं, क्योंकि थ्योरी वाले वीडियोस तो चैनल पे पहले से भी पड़े हुए हैं। और आप में से जिन लोगों को वो वीडियो नहीं मिल पा रहे होंगे, तो इस वीडियो में मैं एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना करके, या इसी वीडियो में मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन सभी वीडियोस के लिंक आप सभी को दे दूंगा जो कि पूरे कंप्लीट थ्योरी वाले रिवीजन सीरीज के वीडियो होते थे, जो कि पहले के एग्जाम से पहले जो भी अपलोड किए जाते रहे हैं या लाइव सेशन होता रहा है, तो उसका मैं आपको लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज जो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिवीजन को एमसीक्यू के माध्यम से। इस पूरे सेशन में आपको आई थिंक अबाउट 60 एमसीक्यू मिलेंगे, 60 के आसपास एमसीक्यू मिलेंगे। और इन एमसीक्यू के एक्सप्लेनेशन के माध्यम से यूजीसी नेट का कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करने का प्रयास किया जाएगा। और मैं आप सभी से एक बात ये भी कह दूं कि देखिए, ऐसा तो कुछ है नहीं, कोई भी संपूर्ण नहीं होता है। तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं यही आपके एग्जाम में आएगा। लेकिन आप एक उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आप इन 60 प्रश्नों को ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो हो सकता है आपकी परीक्षा में लगभग 8 से 10 प्रश्न के आसपास माइक्रो इकोनॉमिक्स के मिल जाएं। और आपको पता भी है कि यूजीसी नेट में माइक्रो इकोनॉमिक्स के ज्यादा से ज्यादा 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इसमें 10 तो बड़ी बात है, अगर 6, 7, 8 प्रश्न भी मिल जाते हैं एग्जाम में, तो ये मेरे लिए भी बहुत ही उपलब्धि वाली बात होगी और आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी बात होगी, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। और आप में से ऐसे लोग जो कि इस चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो पहली चीज तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि काफी मेहनत लगती है ऐसे सेशन को करने में। एक कंप्लीट पूरा तैयार करना पड़ता है फ्रेमवर्क, क्वेश्चन को सेलेक्ट करना, फिर उसको कट पेस्ट मीन्स पीपीटी बनाना। तो मेरी मेहनत का आप लोग यही थोड़ा सा रिटर्न दीजिए कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप में से ऐसे लोग जो कि यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हों, उनके लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन पे कोर्सेज उपलब्ध हैं। टेस्ट सीरीज, कंप्लीट कोर्स, सारी चीजें वहां पे उपलब्ध हैं। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से वहां से जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ यूजीसी नेट का जो अगला बैच है वो 15 ऑफ अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त से उम्मीद है शुरू होगा। ठीक है, तो आप में से ऐसे लोग जो कि आगे ज्वाइन करना चाहते हो, उनको भी जो है इसी इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन में कोर्स आपको नया वाला मिलेगा। तो चलिए, इसके बाद अब हम लोग अपने मुद्दे पे पहुंचते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट रिवीजन विथ एमसीक्यू। तो इस क्रम में आप सभी के सामने पहला सवाल है ना? और ये जो सवाल है ये स्टेटमेंट बेस्ड है, इसमें कथन है और कारण है। कथन क्या कह रहा है? कथन कह रहा है, 1 मिनट, हाँ। तो कथन क्या कह रहा है कि वस्तु का सामान्य मार्ग फलन जो होता है वो बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। चलिए, कथन की थोड़ी सी हम लोग बात मान के चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कथन क्या कह रहा है? वस्तु का जो सामान्य मार्ग फलन होता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। कथन तो सही कह रहा है ना? इसी तरीके का हमारा जो है डिमांड फंक्शन होता है। अब अगला जो कारण क्या कह रहा है? कीमत परिवर्तन के कारण आय प्रभाव धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। ये भी सही बात है। देखिए, प्राइस में जब चेंज होगा, ठीक है, कीमत में परिवर्तन होगा, तो इसके फलस्वरूप जो आय प्रभाव होगा वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है।
अगर हम लोग गिफिन वस्तुओं के लिए देखेंगे तो धनात्मक हो जाता है। तो चलिए वो तो एक लंबी स्टोरी है, बस इतना आपको पता होना चाहिए कि यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। अच्छा, गिफिन को लेकर के आप में से बहुत सारे लोगों के जो डाउट वगैरह होंगे, इसका मैंने एक बहुत ही डिटेल में वीडियो चैनल पे अपलोड किया है, तो अगर अभी तक आपने गिफिन वाले उस वीडियो को नहीं देखा है, जा करके देखिएगा, ठीक है? तो कारण क्या कहता है? कीमत परिवर्तन के कारण आय प्रभाव धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, ये भी सही बात है। यानी कि ए सही है और आर भी सही है। आ जाइए ऑप्शन पे आते हैं और ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगर इन दोनों में आप देखेंगे तो कोई संबंध ही नहीं मिल रहा है ना, इन दोनों में अगर देखेंगे तो कोई संबंध ऐसे मिल नहीं रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ए और आर दोनों सही तो हैं, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का जो आपको जवाब देना है, बिल्कुल सोच समझ के देना है एग्जाम में, और इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, दोनों सही तो हैं, लेकिन जो कारण यहाँ पे दे रखा है उसका ऐसे कोई खास जो है ऐसा है नहीं कि जिसमें हम कहें कि ये इसकी व्याख्या कर रहा है। तो ये पहला सवाल था। ठीक है, अगला सवाल है आप सभी के सामने, और ये भी उसी डिमांड से है, डिमांड एनालिसिस से है, और ये कह रहा है कि अन्य बातों के समान रहने पे यदि एक परिवार की आय में वृद्धि होती है तो एक वस्तु के प्रति उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है। इस बढ़ी हुई मांग को दर्शाया जा सकता है। चलिए एक छोटा सा हम लोग मांग वक्र बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके का मान लीजिए हो गया आपका डिमांड फंक्शन। ये मान लीजिए प्रारंभिक स्थिति हो गई, अन्य बातें समान हैं, और एक परिवार की आय में अगर मान लीजिए वृद्धि हो जाती है, तो देखिए जब अगर इनकम में वृद्धि होती है, डायरेक्ट इनकम में अगर वृद्धि होती है, तो क्या होता है, जो डिमांड कर्व है वो नए डिमांड कर्व, उसमें जो है नया एक डिमांड कर्व जो है वो बन जाता है। मतलब कि ये सदैव एक नए डिमांड कर्व की ओर शिफ्ट होगा। अभी मैं और डिटेल में आपको इसको समझाऊंगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे समझिए कि अगर आय बढ़ रही है तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में, आय बढ़ने वाली स्थिति में मांग वक्र के दाईं ओर जो है खिसक जाएगा। जो डिमांड है, एक नया डिमांड करो बनेगा, वो राइट राइट साइड की ओर शिफ्ट होकर के बनेगा। चलिए इसको मैं थोड़ा और अच्छे से आप सभी को समझाता हूँ। और मांग में जो परिवर्तन होता है वो दो प्रकार से हो सकता है। पहला इसमें होता है मांग में विस्तार या संकुचन। यहाँ से आपके यूजीसी में भी सवाल पूछा हुआ है, और ये वीडियो पीजीटी वालों के लिए भी उतना ही उपयोगी है जितना कि यूजीसी वालों के लिए है। आप देखेंगे आपकी पीजीटी परीक्षा में यहाँ से खूब सवाल पूछा है। तो देखिए मांग में विस्तार या संकुचन हम कैसे समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अन्य मान्यताओं के समान रहने पर जब मूल्य में कमी के कारण मांग बढ़ जाए, मूल्य में कमी के कारण मांग बढ़ जाए तो इसे मांग में विस्तार कहेंगे, या मूल्य में वृद्धि के कारण मांग कम हो जाए तो इसे मांग का संकुचन कहेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें डिमांड फंक्शन जो होता है वो एक ही होता है। ठीक है, मान लीजिए पहले वाली इक्विलिब्रियम कंडीशन कुछ भी आप मान सकते हैं। अब मान लीजिए ये, इसको P ले लीजिए और इसको Q ले लीजिए। मान लीजिए ऐसा हो जाए कि अन्य सभी बातें समान रहें और यहाँ पे मूल्य में कमी हो जाए। ठीक है, तो मूल्य में मान लीजिए कमी होकर के P1 आ जाए, तो यहाँ पे देखेंगे आपकी जो मांग में जो है ये होता है, मांग में जो परिवर्तन हो रहा है Q1 के बराबर, इससे हम लोग कहेंगे इधर से जो यहाँ पे शिफ्ट हुआ है इसको मान लीजिए E पॉइंट, तो इसको E1 मान लीजिए। तो ये जो E से E1 ये जो शिफ्टिंग है, इसे बोला जाता है मांग में विस्तार। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, मांग में विस्तार। यहाँ पे मूल्य में कमी हुई है, मूल्य में कमी होने के वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पे मांग में विस्तार हो रहा है, वस्तु की अधिक मात्रा को क्रय किया जाएगा। वहीं ऐसा हो जाए कि अगर इसकी प्राइस बढ़ जाए, प्राइस बढ़ करके अगर मान लीजिए P2 पे हो जाए, तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि नया इक्विलिब्रियम अगर E2 पे हो रहा है, तो इधर की ओर ये जो शिफ्टिंग होगा इसे बोला जाता है मांग में संकुचन। क्या बोला जाता है, मांग में संकुचन। ठीक है, संकुचन, और इसको आप Q2 के नाम से दे सकते हैं। ठीक है,
तो ये होता है मांग में विस्तार। और अब इससे कई तरीके के सवाल आपसे पूछ सकते हैं, है ना, कि ऊपर की ओर जाएंगे तो मांग में संकुचन होगा, नीचे की ओर आएंगे मांग में विस्तार होगा। तो ये सारी बात अगर आपके माइंड में डायग्राम रहेगा तो उम्मीद है कि आप इसको जो है सही करके आएंगे। अब इसमें जो दूसरा प्रकार का परिवर्तन होता है, इसमें ऐसे होता है कि यदि मांग के अन्य निर्धारक तत्वों में परिवर्तन के कारण एक ही मूल्य पर मांग अपेक्षाकृत अधिक हो जाए। अन्य तत्व में अन्य जो निर्धारक तत्व है उसमें परिवर्तन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे इनकम बढ़ जाए। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में नया डिमांड करो बन जाता है। इस स्थिति में नया डिमांड करो बन जाता है और इसे कहते हैं मांग में वृद्धि। इसे कहेंगे मांग में वृद्धि। अगर राइट की ओर शिफ्ट हो रहा है तो ये मांग में वृद्धि को बताता है, और लेफ्ट की ओर आ रहा है तो मांग में कमी को। यानी जो प्राइमरी कंडीशन है डिमांड कर्व की, अगर उससे नीचे की ओर एक नया डिमांड कर्व बन रहा है तो ये दर्शाएगा मांग में कमी को, और ऊपर की ओर बन रहा है तो ये दर्शाएगा मांग में वृद्धि को। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी परीक्षा में इस तरीके का सवाल आए तो आपको ये क्लियर कट पता होना चाहिए कि कब मांग में विस्तार या संकुचन होगा, या कब मांग में कमी अथवा वृद्धि होगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। जो अगला सवाल आपका है ये है मांग की लोच से। किससे है? मांग की लोच से, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जानते हैं कि काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है ये, है ना। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की इलास्टिसिटी होती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, चलिए अब अपनी इस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। और सवाल ये कहता है कि एक पेन की कीमत 10 रुपए और पेन की मांग 100 रुपए है। यहाँ पे P क्या दे रखा है? 10 रुपए और क्वांटिटी 100। यदि पेन की कीमत घट करके 5 रुपए हो जाए, ठीक है, पेन की कीमत घट करके 5 रुपए हो जाए और मांग बढ़ करके 150 रुपए। अब आपको यहाँ पे निकालना है डेल्टा क्यू और आपको निकालना है डेल्टा पी। जब आप डेल्टा क्यू निकालेंगे तो देखेंगे मांग में परिवर्तन, पहले 100 था 150 से, मतलब सिंपल है, ये 50 हो जाएगा आपका, है ना। और जब आप डेल्टा पी को निकालेंगे तो इसकी वैल्यू पहले देखिएगा 10 रुपए थी, अभी जो है घट करके 5 हो जाती है। 10 में से 5 निकलेगा, 5 आएगा। तो अभी आपके पास सारी वैल्यू हो गई है। अब चलिए निकालते हैं। फार्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी इंटू पी अपान क्यू। ठीक है, तो वैल्यू रखिएगा, ये आपका 50 हो जाएगा अपान 5 इंटू पी की वैल्यू है 10 और क्यू की वैल्यू जो है वो है 100। इसको, ठीक है, और ये 5 टू 5। तो अभी ओवरऑल देखेंगे तो इसका जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है? 1। समझ गए होंगे ना कैसे ये हुआ है। देखिए 50 को इससे करेंगे 2 और ये 5 5, ठीक है, तो 1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। समझ गए ना। तो इस तरीके के सवाल अगर आपसे पूछे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए तो उम्मीद है कि आप निकाल ले जाएंगे, है ना। इसमें जो है किसी भी प्रकार का संदेह जो है वो नहीं होना चाहिए। लंबा सेशन रहेगा ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो धैर्य बना के रखिएगा, हम लोग बहुत ही आसानी से ऐसे सभी क्वेश्चन तक अपनी पहुंच बनाने का प्रयास करेंगे जहां से कि आपकी परीक्षा में प्रश्न प्राय पूछे जाते हैं या पूछे जाने की एक संभावना जो व्यक्त की जाती है ना। तो संभावना जो बन रही है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या पढ़ लेना चाहिए जहां से कि आपके सवाल जो है वो एग्जाम में मिल जाए। तो एक तो सवाल ये हो गया आपका इलास्टिसिटी वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी सवाल बड़ा अच्छा है कि एक मार्ग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पे मार्ग की लोच क्या होगी, है ना। चलिए चलिए इसको भी आपको समझा देता हूं। एक इस तरीके का डायग्राम आप जब बनाएंगे, ठीक है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। और ये आपको पता होगा यहाँ पे जो वैल्यू होती है ये इनफाइनाइट होती है, और यहाँ पे जो वैल्यू होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वो 0 होती है। जब आप इसके ऊपर चलेंगे, कुछ इधर पहुंचेंगे तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, और इधर नीचे देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 1 होती है। तो इस पूरी कहानी से
निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि एक मार्क वक्र के विभिन्न बिंदुओं पे जो मार्क की लोच होती है वो अलग अलग होती है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, और भी तमाम तरीके के सवाल यहाँ से बन सकते हैं, जैसे कि ऊपर की ओर जाने पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू जो है वो बढ़ता है, नीचे की ओर जाने पे वो कम होता है। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं पूर्णतः लोचदार, और इसे बोलते हैं पूर्णतः बेलोचदार। इसे लोचदार बोलेंगे, इसे इकाई लोचदार बोलेंगे, और इसे इसे कम बेलोच बोलते हैं, है ना? चलिए, याद रखिएगा इन सभी बिंदुओं को। अगला आपसे सवाल जो पूछा हुआ है, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। हाँ, ये ठीक है। अगला आपसे सवाल जो पूछा हुआ है, इसमें आपको बताना है, अच्छा ये फार्मूला इस सेशन में इसको शामिल करने का कई उद्देश्य है। देखिए, एक तो आपको फार्मूला पता चल जाएगा, दूसरी बात यहाँ से एक मैथमेटिकल टाइप का भी सवाल आपसे पूछ लेता है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा कि मान लीजिए अगर उस टाइप का भी सवाल आपसे पूछ ले तो किसी प्रकार की उसमें गलती ना करें आप। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने इस सवाल पे, और ये सवाल आपसे डायरेक्ट फार्मूला पूछ रहा है। यहाँ पे मार्क की लोच को ई से दर्शाया गया है, उत्पाद की कीमत को जो है ए से, और सीमांत आय को एम से। तो सिंपल सा इसमें पूछा है कि कौन सा इसमें सही संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्या सही है? ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, इसमें आपसे और तरीके का सवाल पूछ सकता है कि मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू दे दिया है, ठीक है, और आपको साथ ही साथ एमआर की वैल्यू दे दिया है, और आपसे एआर की वैल्यू पूछ रहा है, या इनमें से कोई दो दे दिया, एक की वैल्यू पूछ लिया। तो इस तरीके के सवालों के लिए आप तैयार रहिएगा एग्जाम में, ठीक है ना? अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो उम्मीद है कि सवाल आप कर ले जाएंगे। कुछ और बातें, कुछ फैक्ट यहाँ से आप समझिएगा, ठीक है? ये तो आपने फार्मूला के रूप में अभी देखा, जस्ट लास्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आपने देख लिया ना, ठीक है? अभी इसका एक और रूप ये हो सकता है, और असल में प्रारंभिक रूप इसका यही होता है। उसके बाद अगले स्टेज में जब पहुंचते हैं तो इस तरीके का फार्मूला देखने को मिलता है। तो असल में जो रिलेशन होता है वो कुछ इसी तरीके का होता है, 1 - 1/E। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए, अगर E की वैल्यू यानी इलास्टिसिटी की वैल्यू अगर 1 है, तो ऐसी स्थिति में MR की जो वैल्यू होती है, MR की वैल्यू वो 0 के बराबर हो जाएगी। कब? जब इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगा। अगर इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे MR की वैल्यू जो है वो धनात्मक होगी। इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, तो MR की वैल्यू जो है वो ऋणात्मक होगी। तो कुछ ऐसे फैक्ट को भी याद रखिएगा, हो सकता है यहाँ से भी आपसे भूला भटका सवाल पूछ ले, या नहीं इस परीक्षा में सही तो किसी अन्य परीक्षा में आपसे सवाल यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, तो इन बालों से मैं परेशान हो गया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। अगला हमारा सवाल है, अच्छा सवाल है, और ऐसे सवाल शामिल करने के साथ साथ मैं आपको और भी चीजें इसमें बताता चलूंगा। तो जैसे सवाल ये आपसे पूछ रहा है कि माँ की आड़ी लोच क्या होती है? सदैव धनात्मक, सदैव ऋणात्मक, स्थानापन्न वस्तुओं के लिए ऋणात्मक, और संयुक्त मार्ग वाली वस्तुओं में ऋणात्मक। तो देखिए, इसका जो सही जवाब है वो तो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, संयुक्त मार्ग वाली वस्तुओं में क्या होती है? ऋणात्मक होती है। कुछ फैक्ट यहाँ पे मैं आप सभी से चर्चा कर लूं। देखिए, वस्तुएं जो होती हैं इस लोच वाली, क्रॉस इलास्टिसिटी वाली स्थिति में, वस्तु जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्वतंत्र, और एक तो होती है निर्भर। ठीक है, अब ये जो निर्भर होती है, निर्भर भी दो प्रकार की होगी। एक होगी स्थानापन्न, ठीक है, और एक होगा पूरक। तो अब ध्यान क्या रखिएगा, देखिए, स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मार्ग की जो आड़ी लोच होगी वो क्या होगी? वो धनात्मक होती है। क्या होगी? धनात्मक होगी। पूरक वस्तुओं के लिए, पूरक वस्तुओं में ये ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। और जो स्वतंत्र वस्तुएं होती हैं, इसमें मार्ग की आड़ी लोच जो होती है वो क्या होती है? शून्य होती है। तो ये कुछ फैक्ट हैं, याद रखिएगा इन सभी फैक्ट को। हो सकता है आपसे यहाँ से भी सवाल पूछ ले, तो इस तरीके के फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है, हिक्स के उपभोक्ता की बचत की धारणा के
पुनर्निर्माण से संबंधित 4 धारणाओं में से कौन सी ऐसी धारणा है जो इसमें सम्मिलित नहीं है? तो अगर आपने इनकी थ्योरी को पढ़ा होगा तो देखते ही आपको लग जाएगा कि गड़बड़ी कहाँ पे हो रही है ना? देखिए, आय में मात्रा क्षतिपूरक परिवर्तन, बिल्कुल सही बात है। आय में मात्रा समतुल्य परिवर्तन, ये भी सही बात है। आय में कीमत समतुल्य परिवर्तन, ये भी सही बात है। अब कहानी यहीं पे गड़बड़ी हुई। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए आय में कीमत क्षतिपूरक परिवर्तन। ठीक है, तो ये इसका जो है सही नहीं है और सवाल के हिसाब से यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस सवाल को भी हो सकता है आपसे पूछ ले यूजीसी में। अब अगला जो सवाल है, वो सवाल क्या है? गणनात्मक उपयोगिता सिद्धांत की मूलभूत मान्यताओं की बात किया है और आपसे पूछ रहा है कि इसमें से क्या होगा, क्या नहीं होगा, है ना? क्या पूछ रहा है कि इसमें से क्या सही होगा अथवा नहीं होगा। देखिए, इसमें जो पहला ऑप्शन है, इसमें है उपयोगिता मापनीय तथा परिमाणनीय तत्व है। गणनात्मक उपयोगिता सिद्धांत आपसे क्या बताता था कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, इसका मतलब ये सही हो गया। अभी देखेंगे तो 4 के चारों ऑप्शन में पहला वाला सही रखा है इन्होंने, मतलब इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। आगे आइए, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता वास्तविक आय में परिवर्तनों के साथ परिवर्तित होती है। यहीं पे मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या माना गया था? इसमें मुद्रा को स्थिर माना गया था। इसमें मुद्रा को स्थिर माना गया था। इस हिसाब से अब देख लीजिए ये गलत हो रहा है। मतलब जहां पे 2 है वो गलत है, मतलब ये वाला तो नहीं हो सकता अब। ठीक है, आगे चलिए। विभिन्न वस्तुओं से व्युत्पन्न उपयोगिताएं अंतर्निर्भर होती हैं। इसमें भी थोड़ा सा समस्या लग रही है। विभिन्न वस्तुओं से व्युत्पन्न उपयोगिताएं अंतर्निर्भर होती हैं, ये भी गलत है। वहीं सीमांत उपयोगिता के व्यवहार को समझने में अंतःनिरीक्षणात्मक पद्धति का उपयोग किया जाता है, ये इसका सही है। तो 1 और 4 इसका जो है वो सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ जो है कुछ फैक्ट पढ़ लीजिए इस सिद्धांत से संबंधित कि उपयोगिता का परिमाणात्मक माप संभव है और इसको गणनावाचक संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तुष्टि गुण स्वतंत्र होते हैं, अर्थात किसी वस्तु से उपभोक्ता को जो तुष्टि गुण प्राप्त होता है वह पूर्णतया उस वस्तु की मात्रा पर निर्भर होता है। मुद्रा के सीमांत तुष्टि गुण को स्थिर माना गया है। गणनावाचक तुष्टिगुण विश्लेषण में सीमांत तुष्टिगुण मतलब उपयोगिता होता है, डोंट बी कंफ्यूज्ड, है ना? हिंदी बड़ी खतरनाक होती है और आजकल एनटीए वाले तो और खतरनाक हिंदी का उपयोग करने लगे हैं। तो चलिए, क्या बोला कि गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में सीमांत उपयोगिता के व्यवहार की जांच करने के लिए आत्म परीक्षण पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जब आप देखेंगे तो ये दूसरा और तीसरा जो है गलत बात बता रहा है हमको, लेकिन पहला और चौथा सही बता रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल आपको मैच करना है, मैच कीजिए, मैच खेलिए। चाय और कॉफी, कार और पेट्रोल, स्वर्ण और हीरे, रागी और बाजरा। चाय और कॉफी, मान लीजिए चाय महंगी हो जाए, आप काफी पीने लगेंगे, है ना? तो क्या हो जाएगा? वैकल्पिक, चाय की जगह हमने कॉफी का वैकल्पिक उपयोग कर लिया, है ना? कार और पेट्रोल, बिना पेट्रोल के तो कार चलेगी नहीं, तो क्या हो जाएगा इसमें? यानी कार और पेट्रोल किससे संबंधित होगी? पूरक, एक दूसरे की पूरक। स्वर्ण और हीरे अच्छी वस्तुएं हैं, मतलब कि वैबलेन वस्तुएं हो जाएंगी, और रागी और बाजरा गिफिन वस्तुएं हो जाएंगी। तो देख लीजिए, ए का ए का टू, ए का टू तो इन दोनों में है भाई। आगे चलिए, कार और पेट्रोल यानी कि पूरक वाला, इसमें बी का 4, ए का 2 बी का 4। अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और आपका राइट आंसर मिल चुका है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके का भी सवाल अगर आपसे परीक्षा में पूछ ले तो अच्छे से आंसर दीजिएगा, किसी भी प्रकार की गलती ना करिएगा।
प्रोडक्शन फंक्शन में कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो बन सकते हैं उसकी मैं यहाँ पे चर्चा आप सभी से करूंगा। और पहला सवाल है, निम्न में से किस प्राचल का उपयोग सीईएस उत्पादन फलन में नहीं किया गया है ना? तो देखिए, वितरण की बात तो की जाती है, दक्षता की बात की ही जाती है, स्थानापन्नता की भी बात की जाती है, लेकिन लेकिन गहनता की बात नहीं की जाती। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। और ये आपका कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से सवाल है। और क्या पूछ रहा है कि कौन सी विशेषता नहीं है? तो देखिए, प्रतिस्थापन की लोच जो होती है 1 के बराबर होती है, बिल्कुल सही बात है। पैमाने के स्थिर प्रतिशत, बिल्कुल सही बात है। रैखिक लीनियर होमोजेनस, ये भी सही बात है। पैमाने के परिवर्तन, नहीं नहीं, पैमाने का प्रतिफल जो होता है वो स्थिर वाला होता है। तो इसका जो सवाल के हिसाब से सही जवाब होगा डी, और सिद्धांत के हिसाब से गलत हो जाएगा डी, है ना? राइट आंसर डी। बाकी सारी चीजें कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की विशेषताएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा हाँ, कॉप डगलस की थोड़ा सा विशेषताएं यहाँ से देख लीजिए। देखिए, श्रम और पूंजी का उत्पादन के साथ, श्रम और पूंजी को उत्पादन के साथ व्यक्त करने वाले फलनात्मक संबंध को कॉप डगलस उत्पादन फलन कहा जाता है। विभिन्न रूपों में ये तमाम जगह मिलता है। नॉर्मल इसका जो रूप हम लोग देखते हैं, Q इक्वल टू ए, इस पे अल्फा ले लीजिए और K पे बीटा ले लीजिए। ठीक है, ये सबसे प्रचलित रूप है। कहीं कहीं बीटा की जगह अल्फा -1 का मतलब 1 माइनस अल्फा का भी प्रयोग किया जाता है। तो वो भी इससे आप देख सकते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 होता है, तो उसकी जगह आप बीटा की जगह रख सकते हैं वो वैल्यू 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो इसकी विशेषताओं पे चर्चा करते हैं। देखिए, यदि आगतों को, इसे क्या बोलेंगे, लेमडा बोलते हैं आई थिंक, है ना? लेमडा गुना बढ़ा दिया जाए तो निर्गत भी लेमडा गुना बढ़ जाता है। मतलब कितना भी गुना, लेमडा या कुछ भी हो, इनपुट जितने गुना बढ़ाएंगे आउटपुट उतने गुना बढ़ जाएगा। ये इसकी पहली विशेषता होती है। ये प्रथम कोटि का समरूप उत्पादन फलन होता है, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, और पैमाने के स्थिर प्रतिफल को व्यक्त करता है। ये विशेषताएं आप याद रखेंगे ना, कॉप डगलस में कोई गलती आपसे होगी ही नहीं। अगला देखिए, यहाँ पे प्रतिस्थापन की लोच जो होती है वो इकाई के बराबर होती है। प्रतिस्थापन की लोच जो होती है वो इकाई के बराबर होती है। श्रम और पूंजी दोनों में से अगर किसी एक की मात्रा शून्य हो जाए तो पूरा उत्पादन जो है वो शून्य हो जाएगा। अल्फा और बीटा क्रमशः उत्पादन में श्रम और पूंजी के अंश को व्यक्त करते हैं। ये श्रम के अंश को व्यक्त करेगा, ये पूंजी के। L2 लेबर, K2 कैपिटल यहाँ पे माना जाता है। इसका विस्तार पथ जो है वो रेखीय समरूप होता है और मूल बिंदु से होकर के जाता है। इसके समुत्पाद वक्र ऋणात्मक ढाल वाले तथा मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं। तो इन विशेषताओं को अगर आप याद रखेंगे तो कॉप डगलस का सवाल आपसे गलत नहीं होगा। और आप देखेंगे, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे यूपी पीजीटी हो, आपसे कॉप डगलस से सवाल जरूर पूछता है। बड़ा फेवरेट टॉपिक बन चुका है सभी परीक्षाओं में कॉप डगलस, है ना? तो आप भी इसको अच्छे से पढ़िए, ताकि सवाल अगर आपसे पूछता है तो किसी भी प्रकार की आप गलती ना करें, है ना? आगे बढ़ेंगे। इस सवाल को शामिल करने का एक उद्देश्य मेरा ये था, यहाँ पे आपको बता दूं कि जो अल्फा प्लस बीटा हैं, इनके योग की 3 स्थितियां बनती हैं। अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1, इज लेस देन 1 और इक्वल टू 1। अब देखिए, अल्फा और बीटा का अगर वैल्यू जो है, अल्फा और बीटा का वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो ये होता है स्थिर प्रतिफल। ये स्थिर प्रतिफल को व्यक्त करेगा। अगर लेस देन 1 है तो ये ह्रासमान प्रतिफल को व्यक्त करेगा। ठीक है, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये वृद्धिमान प्रतिफल को व्यक्त करेगा। इसको व्यक्त करेगा, वृद्धिमान प्रतिफल को। अब आ जाइए अपने सवाल पे आते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन जो भी आपको दे रखा है उसमें आप देख लीजिए अल्फा की वैल्यू क्या है। तो ये इसमें है अल्फा की वैल्यू, ये है बीटा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू देखिए, चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। अल्फा 0.7 प्लस बीटा 0.5, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.2 ही होगा। और ये जो 1.2 है ये क्या है? ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आ रही है निकल करके वो ग्रेटर देन 1 आ रही है, 1 से ज्यादा आ रही है, मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धिमान। इस प्रकार के पैमाने के प्रतिफल को बताएगा ये वृद्धिमान। समझ गए हैं ना, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। और ये तीनों स्थितियां आप ध्यान रखिएगा, सवाल आपसे यहाँ से पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे और सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन, मुझे लगता है इस बार आपसे यूजीसी नेट में सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन से सवाल पूछ ले, क्योंकि कई बार से हो गया इससे सवाल आ नहीं रहा है, तो मेरे मन में ऐसे आ रहा था कि हो सकता है इससे इस बार पूछ ले। तो ध्यान से समझिए इसको, है ना। चलिए, कहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं, अब थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा। हाँ, हम लोग यहाँ पे हैं और यहाँ पे देखिए सीएस उत्पादन फलन आपको दे रखा है और इसमें आपको मैच करना है। अभी देखिए सीएस उत्पादन फलन से एक जो सवाल पूछा हुआ था, वहां पे क्या था, वितरण। अच्छा, वो वितरण वाला मैंने, अच्छा वो विवाद इसलिए बना था कि वो क्वेश्चन जो है एक एग्जाम में पूछा गया था और उन्होंने जो अपना आंसर की दिया था उसमें वितरण को सही जवाब माना था। चलिए छोड़िए उस चर्चा को, अपने इस सवाल पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको मैच करना है कि दक्षता प्राचल क्या है और प्रतिस्थापन प्राचल क्या है, पैमाने के प्रतिफल का प्राचल क्या है। तो इसको चलिए हम लोग अब देखते हैं कि क्या है। देखिए, जो दक्षता प्राचल होता है इसे बोला जाता है दक्षता प्राचल। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, दक्षता प्राचल। तो इस हिसाब से देख लीजिए, दक्षता प्राचल जो है यानी कि ए का 4। अब अगर अपने इस मैच में आप आकर के देखेंगे तो ए का 4, तो आपको तो डायरेक्ट आंसर जो है यहीं से मिल जा रहा है, बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत है नहीं। ए का 4 हो जाएगा। अब इस हिसाब से देखेंगे बी का जो है वो 3 हो जाएगा, वितरण प्राचल ए अल्फा हो जाता है ना। प्रतिस्थापन प्राचल जो है यहाँ पे उसको दर्शाया गया है इससे, और पैमाने के प्रतिफल के प्राचल को म्यू से दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और समझ लीजिए किसको क्या बोला जाता है, अगर इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा। और इसके बारे में जो सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन है, सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। ACMS एरो, ठीक है, सी से चेनरी, एचबी चेनरी इनका पूरा नाम था, एम से वीएस मिनहास, ठीक है, और एस से सोलो। तो इन चार महोदय का योगदान है सीईएस उत्पादन फलन में और सबसे ज्यादा योगदान है सोलो का। तो ये नाम भी याद रखिएगा, ACMS। इसे और कुछ बोला जाता है भाई, इकोनॉमिक्स स्मैक, SMAC। इसकी हिंदी क्या है, स्मैक, स्मैक मॉडल, स्मैक मॉडल। सीईएस उत्पादन फलन को स्मैक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। एस से सोलो, एम से मिनहास, ए से एरो, सी से चेनरी, चारों नाम याद रखिएगा और इसी के हिसाब से इसको स्मैक मॉडल भी बोला जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा इतना। आगे बढ़ेंगे और ये बहुत ही अच्छा सवाल है, अभी हाल ही में इस सवाल में एक लंबा डिस्कशन चला था। ठीक है, और लंबा डिस्कशन जो चला था वो इसकी वजह से, देखिए, पैमाने के प्रतिफल के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं यही आपको बताना है। और साथियों, जब आप पैमाने के प्रतिफल को पढ़ते होंगे तो पहली चीज आप वहां पे यही पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि देखिए, जब आप परिवर्तनशील अनुपातों का नियम पढ़ते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस पढ़ते हैं, वहां पे देखा जाता है कि एक साधन को वहां पे स्थिर रख के अन्य साधनों को परिवर्तनशील किया जाता है, मतलब साधनों को स्थिर या परिवर्तनशील रखने की बात की जाती है। जब आप पैमाने के प्रतिफल को पढ़ेंगे यानी लॉ ऑफ रिटर्न्स को पढ़ते हैं, यहाँ पे सभी साधन जो है वो परिवर्तनशील होते हैं। ये लॉन्ग टर्म की बात करता है, वो शॉर्ट टर्म की बात करता था। तो ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जो सवाल आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है,
यहां से आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि इसमें साधन परिवर्तनशील है अथवा नहीं। साधन तो परिवर्तनशील होता ही है यहाँ पे, ये लॉन्ग टर्म में होता है, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। पैमाने का प्रतिफल लॉन्ग टर्म की बात करता है और परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो है वो शॉर्ट टर्म यानी अल्पकाल की बात करता है। पैमाने के प्रतिफल में क्या होता है कि सभी जो साधन होते हैं, जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं, सभी साधन क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? एक मिनट। तो ये कहानी हो गई। अब विवाद इसलिए हुआ, इसमें जो दूसरा और तीसरा आप ऑप्शन देखेंगे उसमें क्या है, उसमें ये लिखा है कि साधन अनुपात स्थिर रहता है और साथ ही साथ ये भी लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि साधन अनुपात परिवर्तनशील रहता है। ठीक है, चलिए अब अपने सवाल पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए, मैं आपको बताऊंगा या बता रहा हूं, पैमाने के प्रतिफल में आमतौर पे ये देखा जाता है कि साधन के अनुपात जो है वो स्थिर रहते हैं, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस बात को भी माना है कि साधन अनुपात जो है वो परिवर्तनशील भी हो सकता है। अंतर यहाँ पे क्या समझना है, सवाल में आपसे साधन अनुपात की बात कर रहा है, जबकि आमतौर पे आपका दिमाग किधर जाता है? साधनों की ओर। देखिए, दीर्घकाल में पैमाने के प्रतिफल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, ऐसा आपने पढ़ा हुआ होता है। साथ ही साथ आपने ये भी पढ़ा हुआ होता है कि जो साधन अनुपात होते हैं वो स्थिर रहते हैं, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों का ये भी विचार है कि साधन अनुपात कभी-कभी परिवर्तनशील भी हो जाता है। तो इस हिसाब से इस सवाल का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें 2, 3 और 4 ये तीनों जो है वो ऑप्शन सही होंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, स्तरीय आकार के अल्पकालीन औसत परिवर्तनशील लागत वक्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर जो है वो है स्टिगलर के द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, पूछ सकता है आपसे यूजीसी में ये सवाल। अब देखिए, ये भी सवाल काफी फेमस है और बहुत बार पूछा हुआ है। किस वक्र को आयताकार अतिपरिवलय कहा जाता है? आयताकार अतिपरिवलय ये होता है आपका, क्या होता है बताइए? डी वाला ऑप्शन, औसत स्थिर लागत वक्र। कुछ इस तरीके का ये बनता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को किस नाम से जाना जाता है? ये भी फैक्ट है और इन्वलप वक्र या इन्वलप कर्व के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको मिलान करना है, चलिए मिला लेते हैं। देखिए, एक एक से शुरू करते हैं। कीमत विभेद कहाँ हो सकता है, वस्तु विभेद कहाँ हो सकता है? चलिए एक एक शुरू करते हैं। तो देखिए, कीमत विभेद, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो होता है सदैव एकाधिकार में होता है, एकाधिकार कीमत विभेद होगा। ठीक है, अल्पाधिकार का जो मॉडल होता है वो होता है विंकुचित मार्ग वक्र वाला। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में बाजार दशाओं का पूरा ज्ञान होता है और अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में यानी कि एकाधिकारिक परियोगिता वाली स्थिति में वस्तु विभेद हो सकता है। तो अब चलिए देख लेते हैं इस सवाल के सही जवाब को। ए का 2, ए का 2 तो सब में दे रखा है भाई। डी का 1, डी पे डायरेक्ट आ जाते हैं, डी का 1 यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 4, सी का 4 हो गया और डी का 1। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाता है। मैच वाले सवाल भी आपसे यूजीसी में पूछता है, तो ध्यान रखिएगा इस तरीके के सवालों में आपसे कोई भी गलती ना होने पाए, है ना? बिल्कुल देखिए, आप परीक्षा में ना बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा सवालों को, अगर तो आपसे वैसे भी गलतियां नहीं होगी। सवाल अक्सर हमसे वो गलत होते हैं जो हम जल्दीबाजी में कर देते हैं। सवालों को अगर आप अच्छे से सोच के समझ के करेंगे ना,
तो गलत होने की संभावना काफी कम हो जाती है। और वैसे भी ये मान के चलिए कि आप सब कुछ पढ़े हुए हैं, है ना? कुछ भी ऐसा है नहीं जो आप नहीं पढ़े हों। तो जब आप इस तरीके से अपने अंदर कॉन्फिडेंस को रखेंगे तो वैसे भी आपसे सवाल जो है वो गलत नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो भी टाइम है, आप लगातार सवालों को देखिए। आप देखेंगे जब आप प्रीवियस ईयर को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन कोरिलेट होते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल जो आपसे पहले पूछे गए हैं, उसी से रिलेटेड सवाल अब पूछे जाते हैं। और कौन ये कहता है कि इकोनॉमिक्स में अगर 100 क्वेश्चन है, तो उसमें से आप जो है 90 क्वेश्चन करो? कोई ज़रूरत नहीं है। जेआरएफ होने के लिए भी अगर आप 75 टू 80 क्वेश्चन कर ले जा रहे हो, तब भी आपको जेआरएफ मिल जाता है। पेपर 1 में भी आपको ये है कि ठीक-ठाक करना पड़ता है। ठीक है ना? तो कोशिश कीजिए कि कुछ गलतियाँ हो भी जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ गलती होने की संभावना कम हो, उसमें गलती बिल्कुल ना करिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आप अच्छे से सोच समझ के करेंगे, तो इसमें गलतियाँ होने की संभावना वो कम होती है। गलतियाँ होने की संभावना देखिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है यूनिट 3 और यूनिट 4। ये जो मैथमेटिकल स्टैटिक्स और इकोनोमेट्रिक्स वाली 2 यूनिट होती है, जिन दोनों को मिला करके 20 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन प्लस पॉइंट क्या होता है? इसमें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से अगर 3 से 4 सवाल आए मान लीजिए तो चारों आप कर ले गए। स्टैटिक्स के अगर मान लीजिए आपसे 3-4 सवाल आते हैं, उसमें से आप मान लीजिए 3 सवाल कर ले जाते हैं। और इकोनोमेट्रिक्स के मान लीजिए आपसे 10-12 सवाल आते हैं, उसमें से 1 मान लीजिए 2 आपने खुद की बुद्धि से कर लिया, 2 ऐसे ही आपके लग गए, लक बाय चांस। तो आप देखेंगे कि ये जो टोटल निकलेगा आपका 4, 4, 8, 11 मतलब इसमें से भी इसमें आप 11 कर ले जा रहे हैं। और बाकी के 80 क्वेश्चन जो आपके बच रहे हैं, उसमें अगर आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया, अच्छा स्कोर करेंगे इकोनॉमिक्स में। तो देखिए एग्जाम को निकालने का जो ट्रिक है, उसको थोड़ा-सा ध्यान में रखा करिए आप लोग। ज़रूरी जो चीज़ नहीं आ रही है, अब हिंदी मीडियम की प्रॉब्लम ही होती है इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। तो इसमें आप इस तरीके से पढ़ाई कीजिए कि वहां से कैसे आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, है ना? बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, दिमाग थोड़ा-सा उपयोग कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। आप देखेंगे वहां से आप कर ले जाएंगे सवालों को। बैलेंस स्टडी बनाइए, कोई भी यूनिट छोड़िएगा नहीं। हाँ, मैथमेटिक्स और इकोनोमेट्रिक्स इन सब में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए। तो अगर आप जो है 70 टू 80 क्वेश्चन भी कर लेते हैं इकोनॉमिक्स में और पेपर 1 में आपने थोड़ा-सा ध्यान दे लिया, तो आपका आसानी से जो है क्वालीफाई हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, क्या सवाल है? एकाधिकार में मार्क की आड़ी लोच क्या होती है? मुझे अलग तरीके का सवाल लगा, मैंने कहा चलिए आपसे इससे चर्चा करते हैं। तो देखिए, एकाधिकारी वाली स्थिति में मार्क की जो आड़ी लोच की वैल्यू होती है, वो होती है 0। क्यों 0 होती है? क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, जहां पे वस्तुएं जो हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं। स्वतंत्र वस्तुओं के लिए मैंने आपसे बताया था कि इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी की वैल्यू जो होती थी वो 0 होती थी। क्यों? क्योंकि वस्तुएं स्वतंत्र होती थी। अब एकाधिकार वाली बाजार स्थिति में आप देखे होंगे कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, किसी भी प्रकार का सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे जो क्रॉस इलास्टिसिटी की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी। ठीक है, उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे। अगला सवाल है क्रूनो के मॉडल में क्रूनो का मॉडल भी आपसे अक्सर पूछता है और इसमें बहुत ज्यादा कुछ जानना समझना है नहीं, थोड़ी सी इसकी मान्यताओं को ध्यान में रखिएगा। और जो दो एक बातें निकल करके आती हैं कि एक फर्म कितना उत्पादन करेगी, दो फर्म कितना मतलब कि एक फर्म का उत्पादन कितना हिस्सा होगा, दोनों फर्मों का मिला करके उत्पादन का क्या हिस्सा होगा। अगर ये सब बात आप ध्यान से जानते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो क्रूनो में भी आप जो है वो गलती नहीं करेंगे। तो सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल आपसे पूछ रहा है कि द्वयाधिकार के क्रूनो मॉडल के अंतर्गत प्रत्येक द्वयाधिकारी द्वारा संतुलन की स्थिति में उत्पादन किया जाएगा। कितना उत्पादन किया जाएगा बताइए? कुल उत्पादन का 1/3 भाग। ठीक है, प्रत्येक द्वयाधिकारी, देखिए क्रूनो के मॉडल में दो फर्में होती हैं, ध्यान रखिएगा।
जितने भी ओलिगोपोली के मॉडल हम लोग पढ़ते हैं सभी के सभी द्वैधिकारी मॉडल होते हैं, क्योंकि सभी ने अपने मॉडल में दो फर्मों की बात किया है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक द्वैधिकारी द्वारा संतुलन की स्थिति में उत्पादन किया जाता है कितना, तो किया जाता है कुल उत्पादन का 1/3 भाग के बराबर। लेकिन अगर आपसे पूछे प्रत्येक की जगह अगर आपसे पूछे कि द्वैधिकार के क्रूनो मॉडल के अंतर्गत कुल यानी संतुलन की स्थिति में कुल कितना उत्पादन किया जाएगा यानी दोनों फर्मों का, तो ये 1 प्लस इसमें 1/3 प्लस 1/3 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। तो अगर आपसे कुल पूछ रहा है यानी दोनों फर्मों का तो 2/3, एक फर्म का पूछ रहा है तो 1/3। ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना, गलती मत कीजिएगा, क्रूनो भी आपसे खूब पूछता है। अगला सवाल है, अल्पाधिकारी बाजारों में प्रेक्षित होने वाली ये ये सवाल मैंने यहाँ पे इसलिए शामिल किया है क्योंकि इसकी हिंदी मुझे अच्छी लगी। हिंदी अच्छी इसलिए लगी क्योंकि इसकी हिंदी जो है वो एनटीए जैसी है। तो याद रखिएगा इस तरीके की हिंदी, हो सकता है यही सवाल आपसे पूछ ले परीक्षा में। अल्पाधिकारी बाजारों में प्रेक्षित होने वाली मूल्य दृढ़ताओं की व्याख्या करने के लिए गैर दुरभिसंधिपूर्ण मॉडल में ग्रंथित मार्ग वक्र की विश्लेषण को किसने प्रस्तुत? पहली चीज मूल्य दृढ़ताएं, प्राइस रिजिडिटी, ठीक है। अगला पॉइंट क्या समझना है, ग्रंथित मार्ग, यानी कि ये क्या होता है, विंकुचित मार्ग होता है। विंकुचित मार्ग वक्र किसने दिया था, स्वीजी ने दिया था। कुछ सोचना समझना है ही नहीं, उन्होंने बताया था कि डिमांड करो जो है बाद में कुछ इस तरीके का हो जाता है ना, ये ऐसे चलेगा, ये इधर विंकुचित हो जाता है। याद होगा आपको डायग्राम, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये पाल एम स्वीजी ने दिया था। अगला सवाल है, किस बाजार स्थिति में किसी उद्योग विशेष में प्रतिष्ठान अपने संयुक्त मुनाफों को अधिकतम करने और बाजार को साझा करने के प्रयोजन से एक साथ एक अकेली इकाई के रूप में जुड़ने का निर्णय लेते हैं? कितना लंबा स्टेटमेंट है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, एकाधिकार तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे एक फर्म है तो जुड़ने वगैरह का ये। उसके बाद पूर्ण प्रतिस्पर्धा, किस बाजार स्थिति में किसी उद्योग विशेष में प्रतिष्ठान अपने संयुक्त मुनाफों को अधिकतम करने और बाजार को साझा, देखिए बाजार साझा करने की बात हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, ओलिगोपोली में पढ़ते हैं, तो ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत है नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्पाधिकार, ठीक है ना, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली से खूब सवाल पूछता है तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला भी सवाल देखिए इसी से है। अगला सवाल आपका कथन और कारक का है जो कि काफी परेशान करता है। कथन और कारक वाले सवाल जो है काफी परेशान कर देते हैं क्योंकि इसमें सोचना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि आपके हिसाब से जो सही है जरूरी नहीं कि वो सही हो, है ना। चलिए, कथन क्या कह रहा है, अल्पाधिकारी बाजार में मूल्य अनम्यता होती है। कथन क्या कह रहा है, अल्पाधिकारी बाजार में मूल्य अनम्यता होती है, ये तो सही लग रहा है, ठीक है। अगला, स्पर्धी फर्में मूल्य वृद्धि का अनुसरण न करके मूल्य गिरावट का अनुसरण करती हैं, इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही, ठीक है ना। तो इसका क्या है, देखिए हम लोग कहां तक पढ़ लिए हैं, नहीं नहीं, अगर ध्यान से हम लोग देखें अल्पाधिकार, हाँ, तो इसमें देखिए कथन क्या कह रहा है, अल्पाधिकारी बाजार में मूल्य अनम्यता होती है, सही बात है। स्पर्धी फर्में मूल्य वृद्धि का अनुसरण न करके मूल्य गिरावट का अनुसरण करती हैं, ये भी जो है, ये भी जो है वो सही है, ये भी क्या है, सही है। लेकिन जो है इसमें, हाँ, कथन भी सही है, कारक भी सही है, ठीक है, और ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है। देखिए थोड़ा सा मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था इसमें, लेकिन अभी मुझे समझ में आ गया कि अल्पाधिकारी बाजार की ये भी बात कर रहा है और ये भी बात कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दोनों सही हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन में प्राय कंफ्यूजन आपसे भी हो सकता है, थोड़ा सा मैं भी यहाँ कंफ्यूज हुआ, लेकिन फाइनली मुझे याद आया कि ये दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं और इस हिसाब से इसका दोनों सही होगा और ये राइट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। अगला जो सवाल है आपका वो क्या है,
परिसीमन कीमत का तात्पर्य, लिमिट प्राइस थ्योरी। लिमिट प्राइस थ्योरी, इसको भी आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। किसने दिया था? बेन ने दिया था। इनका पूरा नाम क्या था? जे.एस. बेन। जे.एस. बेन ने लिमिट प्राइस थ्योरी दिया था मुख्य रूप से, और इन्होंने क्या बताया था कि ऐसी कीमत बना दी जाए कि अगली फर्में जो है वो आ ही ना पाए उद्योग में, है ना। तो इसमें चलिए क्या है ऑप्शन, वह कीमत जो फर्म का मुनाफा अधिकतम बढ़ाती है। बिल्कुल नहीं। वह कीमत जो नई फर्मों के प्रयास को रोकती है, यही इसका सही जवाब है, क्योंकि लिमिट प्राइस थ्योरी बताता ही यही है कि एक ऐसी कीमत बना दी जाए कि नई फर्में प्रवेश करने से डर जाएं। है ना। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, इसमें मैच करना है। फर्म के उद्देश्यों के विभिन्न मॉडल के बारे में आपने पढ़ा होगा, और पहले अगर इसको हम लोग डिटेल में भी अगर थोड़ा सा चर्चा करें, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। पहले नॉर्मल तौर में जो फर्में चलती थी, उनका उद्देश्य क्या होता था? उनका उद्देश्य होता था अपने लाभ को अधिकतम करना। ठीक है। पहले जो विचारधारा थी, उसमें फर्म का उद्देश्य होता था अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ये काफी टाइम तक चलता रहा। उसके बाद इसमें सुधार होता है, और इस सुधार के बाद क्या आता है? सिद्धांत आते हैं प्रोफेसर बॉमेल। और बॉमेल ने क्या बोला? बॉमेल ने बोला कि फर्मों का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना नहीं होना चाहिए। बॉमेल ने जोर दिया बिक्री अधिकतम पे। किस पे जोर दिया? बिक्री अधिकतम में। इन्होंने बोला कि एक फर्म का जो उद्देश्य है, या उद्देश्य जो होना चाहिए, वो होना चाहिए बिक्री अधिकतम। इसीलिए इनके मॉडल को बिक्री अधिकतमीकरण मॉडल के नाम से जाना जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि बॉमेल ने बिक्री पे तो जोर दिया, लेकिन इन्होंने लाभ की अवहेलना नहीं की। इन्होंने बोला कि एक न्यूनतम लाभ के साथ बिक्री को अधिकतम करना है। ठीक है। तो इस हिसाब से बॉमेल का जो मॉडल है ना, काफी फेमस होता है। और आज के टाइम में भी आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे जगह पे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि वो सेल मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे नहीं। तो काफी अच्छा मॉडल था ये। तो बिक्री अधिकतम करने का जो मॉडल है, ये 4-2। तो 4 का ऐसे कैसे, चलिए हाँ, फर्म के उद्देश्य के रूप में बिक्री का अधिकतमी, का 4 का 2 नहीं होगा। फर्म के उद्देश्य के रूप में बिक्री अधिकतमी करते हैं, ये 1 का 2, 1 का 2। ठीक है। बॉमेल फर्म के उद्देश्य के रूप में समृद्धि। अब देखिए, बॉमेल के बाद जो अगले आते हैं मॉडल लेकर के, वो आते हैं मैरिस। और मैरिस ने क्या किया? मैरिस ने बात किया समृद्धि को अधिकतम, यानी फर्म की ग्रोथ बढ़ाने की बात की। तो ये मैरिस का मॉडल हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 का 1, 1 का 2, 2 का 1, 1 का 2, 1 का 2, 2 का 1। ये तो दोनों में कॉमन है। अब देखिए, फर्म के उद्देश्य के रूप में प्रबंधकीय उपयोगिता प्रकार का अधिकतमीकरण। ठीक है। तो इसको चलिए देखते हैं। ये क्या कह रहा है? उपयोगिता अधिकतम करने, और उपयोगिता अधिकतम करने की बात विलियमसन ने की थी। तो अब क्या हो जाएगा? 3 का 3, 3 का 3, 3 का 3 यहाँ पे है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और फर्म के उद्देश्य के रूप में बिक्री लाभ समृद्धि अधिकतमीकरण, ये कॉलडॉर से रिलेटेड। तो क्लियर हो गया ना। फर्म के उद्देश्य के रूप में बिक्री अधिकतमीकरण मॉडल की बात बॉमेल ने किया था। फर्म के उद्देश्य के रूप में समृद्धि अधिकतम करने की बात मैरिस ने किया था। फर्म के उद्देश्य के रूप में उपयोगिता अधिकतम, प्रबंधकीय उपयोगिता अधिकतम करने की बात विलियमसन ने किया था। और फर्म के उद्देश्य के रूप में बिक्री लाभ और समृद्धि, इन सबको अधिकतम करने की बात वो कॉलडॉर ने किया था। राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल यह है कि अल्पकाल में स्पर्धात्मक फर्म कम से कम निम्नलिखित में से किस लागत को जरूर प्राप्त करना चाहिए? स्पर्धात्मक फर्म यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, देखिए सीमांत लागत तो होगा नहीं, औसत स्थिर लागत भी होगा नहीं, ये जो औसत परिवर्तनशील लागत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। औसत परिवर्तनशील लागत। अगले सवाल की ओर शिफ्ट करेंगे, और अगला सवाल है, एकाधिकृत प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में क्या सुनिश्चित करती है?
एकाधिकारी वाली जो एकाधिकारिक प्रतियोगिता, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता आपने पढ़ा होगा ना, क्या होता है? 3 स्थितियां जो प्रारंभिक होती है, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और एकाधिकारिक प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होती है? ढेर सारे सेलर और बायर होते हैं। यहाँ पे जो प्राइस का डिक्लेयर मतलब जो मूल्य निर्धारण होगा वो बाजार की शक्तियां यानी मांग और पूर्ति के द्वारा किया जाता है। और बहुत सारी बातें हैं, आपने इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा होगा। एकाधिकार आता है, एकाधिकार में भी आपने पढ़ा कि एक ही फर्म होती है, कीमत पे उसका पूरा नियंत्रण होता है, जिससे जितना मन होगा उतना वसूलेगी, इसीलिए कीमत विभेद की स्थिति भी आ जाती है। लेकिन जब हम लोग इन दोनों से मिली-जुली स्थिति की बात करते हैं, वो स्थिति होती है एकाधिकारिक प्रतियोगिता। तो एकाधिकारिक प्रतियोगिता में साथियों होता क्या है? एकाधिकारिक प्रतियोगिता में क्या होता है? एकाधिकारिक प्रतियोगिता में जो होता है वो होता है यहाँ पे कीमतें जो है वो ऊंची हो सकती हैं, लेकिन उत्पादन जो है वो न्यून होगा। यानी ऊंची कीमत और अधिक कम उत्पादन, न्यून उत्पादन, लो प्रोडक्शन एंड हाई प्राइस। ये एकाधिकारिक प्रतियोगिता जो है वो सुनिश्चित करती है पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में, कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन। अगला सवाल, परस्पर निर्भरता से तात्पर्य क्या है? जब प्रत्येक फर्म परस्पर निर्भरता, देखिए जो भी आप ओलिगोपोली के मॉडल पढ़ते हैं, चाहे आप क्रूनो को पढ़ें, बर्टेन को पढ़ें, स्टेकलबर्ग को पढ़ें, एजवर्थ को पढ़ें, सभी के सभी मॉडलों में बात की गई है परस्पर निर्भरता की। यहाँ पे फर्में आपस में पारस्परिक रूप से निर्भर होती हैं। परस्पर निर्भरता का मतलब होता है कि फर्में किसी भी निर्णय को लेने से पहले सोचती हैं कि हमारा जो प्रतिद्वंदी है वो क्या निर्णय ले सकता है ना? हमारा प्रतिद्वंदी क्या निर्णय ले सकता है? तो देखिए, अब चलिए अब अपने सवाल पे आते हैं। और सवाल ये कहता है कि परस्पर निर्भरता से क्या तात्पर्य है? पहला जवाब देते हैं कि प्रतिद्वंदी फर्म के उत्पाद से मिलती-जुलती वस्तु का उत्पादन करती हैं, किंतु समरूप नहीं। ये कोई जरूरी नहीं है। अगला, प्रतिद्वंदी फर्म के उत्पाद के समरूप वस्तु का उत्पादन करती हैं, ये भी कोई जरूरी नहीं है। अपनी वस्तु का कीमत निर्धारण करने में पूर्व में लिए गए निर्णयों को ध्यान, ये भी बिल्कुल नहीं। प्रतिद्वंदी की रणनीति का ख्याल रखती हैं और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। पारस्परिक निर्भरता का मतलब ही होता है कि हम किसी भी निर्णय को लेने में अगले के ऊपर निर्भर हैं। देखिए, जो भी आप मॉडल पढ़ते हैं, ओलिगोपोली के सभी मॉडल में 2 फर्मों की बात की जाती है। तो यहाँ पे जो एक फर्म होगी ना, वो कोई भी निर्णय लेने से पहले सोचेगी कि हमारा जो प्रतिद्वंदी है, वो क्या निर्णय ले रहा है। अगर वो जो है प्राइस जिस हिसाब से रख रहा है, मुझे भी उसी हिसाब से रखनी पड़ेगी, तभी तो मार्केट में टिक पाएंगे, है ना? वो अगर एडवर्टाइजमेंट का अच्छा सहारा ले रहा है, तो मुझे भी लेना पड़ेगा, तभी तो हमारे प्रोडक्ट चलेंगे मार्केट में। तो ये होता है, पारस्परिक निर्भरता का मतलब ये होता है कि प्रतिद्वंदी की रणनीतियों का ध्यान रख के मुझे अपना काम करना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं और जो अगला सवाल आपका है, क्या है? अगला सवाल है, लंबी अवधि में और पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म केवल प्रसामान्य लाभ अर्जित करती है। एक फर्म केवल प्रसामान्य लाभ अर्जित करेगी, ठीक है, लॉन्ग टर्म में, सही कह रहा है ना? ये तो सही है। अगला, इस प्रणाली में परिवहन की, अच्छा हाँ, पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता ही होती है कि परिवहन लागतें शून्य होती हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो ये जो आर है ना, ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है ठीक से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है ना? देखिए, आप जितनी भी मार्केट स्थितियां हैं, चाहे वो पूर्ण प्रतियोगिता हो, चाहे एकाधिकार हो, चाहे एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता हो अथवा अल्पाधिकार हो, सभी की सभी मान्यताएं आपको याद होनी चाहिए। अगर मान्यताएं याद हैं, तभी आप परीक्षा में सवाल का सही जवाब दे पाएंगे। ये भी सवाल देखिए मान्यताओं से ही रिलेटेड है ना? ध्यान रखिएगा इस तरीके की बातों को। अगला, विक्रय लागतें। लागत की जो अवधारणा है, ये प्रासंगिक किससे है? विक्रय लागत किसने दिया था? चैम्बरलिन ने। तो इनका मॉडल देखिए, जब आप एक आधिकारिक प्रतियोगिता पढ़ते हैं, तो वहां पे जो है विक्रय लागत की बात आती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला, गेम थ्योरी का क्वेश्चन है और गेम थ्योरी में मैं थोड़ा सा आपसे पॉइंट टू पॉइंट भी बात करूंगा अभी आगे।
वो गेम थ्योरी भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए, है ना? और जो हमारा पेड कोर्स है उसमें बड़े अच्छे से मैंने इसको समझाया हुआ है। देखिए हिंदी मीडियम के लिए अगर आप चाहते हो तो कोर्सेज वगैरह आपके लिए अवेलेबल है इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन में। वैसे मैं ज़्यादा प्रचार-प्रसार करता नहीं हूँ, लेकिन बता दे रहा हूँ कि अगर आगे आपको अगला एग्ज़ाम यूजीसी नेट का देना है, तो उसका जो नेक्स्ट सेशन का बैच है वो 15th अगस्त से शुरू हो जाएगा, है ना? तो उसमें आपके एडमिशन ओपन होंगे इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन में, वहाँ से आप इसमें एडमिशन ले पाएँगे। छोटा-सा एडवर्टाइज़मेंट था। चलिए, अगला सवाल क्या है? असहयोगात्मक क्रीड़ाओं के अंतर्गत इसमें क्या होता है? इसमें अपने प्रतिपक्षी के दृष्टिकोण को समझना आवश्यक होता है। हाँ, सही बात तो है देखिए ये भी ऑप्शन इसका सही है। अपने प्रतिपक्षी के दृष्टिकोण को समझना आवश्यक नहीं है, ये गलत है। ये बिल्कुल गलत है। ये वाला तो सही है लेकिन ये गलत है। अपने प्रतिरक्षी के दृष्टिकोण को समझना और उसकी संभावित अनुक्रियाओं के अनुसार निगमन करना आवश्यक है। अपने प्रतिपक्षी की संभावित अनुक्रियाओं को समझना आवश्यक है। देखिए जो इसमें ऑप्शन नंबर सी वाला है, इसमें इसमें आप देखेंगे देखिए इसमें सही तो और भी है लेकिन ये सबसे अधिक सही उत्तर होगा। इसमें कंप्लीट बात की गई है कि अपने प्रतिपक्षी के दृष्टिकोण को भी समझना है और उसकी संभावित अनुक्रियाओं के अनुसार जो है आपको निर्णय लेना होता है। गेम थ्योरी में यही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हम लोग आगे गेम थ्योरी के बारे में शॉर्ट में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अगला जो सवाल है आपका ओलिगोपोली से है और इसमें बताना है कि क्रोनो का संतुलन एक नैश संतुलन है। स्टेकल वर्ग का जो संतुलन है ये एक नैश संतुलन है। तो बिल्कुल सही बात है भाई। इसमें दो के दोनों राइट आंसर हैं, ए और बी दोनों। इसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोनों ही नए इक्विलिब्रियम है। और एक सवाल इसमें यह भी बनता है तो क्रोनो के मॉडल का जो सुधार है वो किसका मॉडल माना जाता है? स्टेकलबर्ग का मॉडल माना जाता है। दोनों जो है आउटपुट पे रिलेटेड बात करते हैं, आउटपुट पे रिलेटेड, ठीक है ना? तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है कौन सी विशेषता क्रोनो के द्वैधिकार मॉडल से संबंधित है? अच्छा ये पूछ रहे हैं कौन सा संबंधित है? तो देखिए एक तो ये आपको दिख रहा होगा कि नए इक्विलिब्रियम वाला ये तो है, यानी जहां-जहां दो है वहां-वहां काम सही रहेगा आपका। ठीक है, अगला इसके द्वारा द्वैधिकारियों को निर्धायक और अस्थायी संतुलन प्राप्त होता है। हाँ, अस्थायी संतुलन तो मिल ही जाता है, तो ये भी सही हो जाता है। अगला यदि द्वैधिकारी मिलकर एकाधिकार बनाते हैं तो उनके द्वारा कीमत में परिवर्तन उनके एक साथ मिले बिना संतुलन कीमत से कम होगी। नहीं ऐसी तो कोई बात क्रोनो ने की ही नहीं थी, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो एक और दो यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की ओर चलेंगे और एजवर्थ के मॉडल की बात करेंगे। एजवर्थ मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। इसमें प्रतिस्पर्धी का उत्पाद निर्णय दिया गया माना जाता है। प्रतिस्पर्धी का उत्पाद निर्णय दिया गया माना जाता है। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, ये जो है वो गलत है। इसमें प्रतिस्पर्धी के मूल्य निर्णय को दिया गया माना जाता है। प्रतिस्पर्धी का मूल्य निर्णय, प्रतिस्पर्धी का मूल्य निर्णय ये भी गलत है। यह मूल्य कठोरता की व्याख्या है। एजवर्थ के मॉडल में मूल्य कठोरता की बात की यानी कि ये सही है। तो अब देखिए एक और दो तो ये तो सब गलत है। सही जवाब केवल तीन सही, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। एक एकाधिकारी अल्पकाल में हानि उठाता है तो दीर्घकाल में वह क्या पाएगा? व्यवसाय खो बैठेगा, व्यवसाय में रहेगा, संतुलन स्तर खो लेगा। उपयुक्त में से कोई भी संभावित है। एकाधिकारी अल्पकाल में, एकाधिकारी अल्पकाल में, एकाधिकारी अल्पकाल में क्या हो सकता है? एकाधिकारी अल्पकाल में कोई भी संभावित है। यहाँ पे कोई भी स्थिति जो है संभावित हो सकती है। ठीक है ना?
आगे बढ़ेंगे। अधिकार का ऐसा मॉडल जिसमें एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय द्वारा उत्पादन करने से पहले अपना उत्पादन निर्धारित करता है। अल्पाधिकारी का एक ऐसा मॉडल जिसमें एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय द्वारा उत्पादन करने से पहले अपना उत्पादन निर्धारित करता है। अच्छा, ये तो बर्टेंड का मॉडल है। देखिए, आपको बता दूं, डुओपोली के जितने भी मॉडल हैं, चाहे वो क्रूनो का मॉडल है, चाहे वो बर्ट्रेंड का मॉडल है, ठीक है, चाहे वो स्टेकलबर्ग का मॉडल है, और चाहे वो एजवर्थ का मॉडल है, ये सभी के सभी, चाहे वो चैम्बरलिन का मॉडल है, ठीक है, ये सभी मॉडल जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। और हमारे पेड कोर्स में, पेड बैच में ये सभी मॉडल अच्छे से पढ़ाए गए हैं। तो ऐसे हमारे पेड स्टूडेंट जो कि इन वीडियो को देखे हों, एक बार फिर से एक बार देख लें ताकि उनका रिवाइज हो जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो अभी इस सवाल का राइट आंसर क्या है? बर्ट्रेंड के मॉडल में क्या होता है कि इसमें एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय द्वारा उत्पादन करने से पहले अपने उत्पादन को निर्धारित करता है। अगला, गेम थ्योरी मॉडल के सामरिक नीतियों में क्या शामिल है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि क्या शामिल है। कीमत बदलने के संभाव्य विकल्प, सही बात है। नूतन अथवा विभेदित उत्पाद को विकसित करना, ये भी सही बात है। नूतन या भिन्न विज्ञापन अभियान को आरंभ करना, ये भी सही बात है। अतिरिक्त क्षमता निर्मित करना। तो साथियों, इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा सभी। इसमें जो है सभी ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए, गेम थ्योरी से रिलेटेड थोड़ा सा जान लीजिए कि सामरिक नीतियों में क्या क्या शामिल होता है। कीमत बदलने के संभाव्य विकल्प, नूतन अथवा विभेदित उत्पाद को विकसित करना, नूतन या भिन्न विज्ञापन अभियान को आरंभ करना, अतिरिक्त क्षमता निर्मित करना। और प्रोफेसर वान न्यूमैन और मॉर्गनस्टर्न ने 1944 में प्रकाशित एक पुस्तक द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर में परस्पर विरोधी स्थितियों वाली विभिन्न समस्याओं के प्रति एक नया दृष्टिकोण दिया था, और इसे गेम थ्योरी के नाम से जाना गया था। तो इसमें क्या होता है कि इसके अनुसार एक अल्पाधिकारी अपनी प्रविधि यानी अपनी टेक्निक अपनाते समय यह मान लेता है कि उसका प्रतिद्वंदी जिस प्रविधि का यानी जिस टेक्निक का चयन करेगा वह उसके लिए सबसे अधिक हानिकारक होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अल्पाधिकारी ऐसे में क्या होता है, हमेशा वो सुरक्षित खेल की भावना के साथ चलेगा, यानी सुरक्षित खेल की नीति को अपनाएगा। और अल्पाधिकारियों में संघर्ष की प्रवृत्ति जो होती है वो पूर्णतः प्रतिद्वंदी खेल की होती है, तथा दोनों खिलाड़ियों के लिए खेल के परिणाम का जोड़ एक स्थिर राशि होती है। तो इन मान्यताओं के साथ मॉर्गेस्टर्न और न्यूमैन महालिपिस्ट और अल्पमहिष्ट प्रविधियों द्वारा खेल सिद्धांत की व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गेम थ्योरी के बारे में मैंने सोचा आप सभी से चर्चा कर दिया जाए। अगला जो सवाल है वो ये है कि बैरोमेट्रिक नेतृत्व का निहितार्थ क्या होता है, ठीक है। जब आप अल्पाधिकार पढ़ते हैं, कीमत नेतृत्व को पढ़ते हैं, तो उसमें देखेंगे कि 3 प्रकार के कीमत नेतृत्व पाए जाते हैं। उसमें एक होता है बैरोमेट्रिक कीमत नेतृत्व। इसमें क्या होता है, उसमें मार्केट में जो सबसे अनुभवी फर्म होती है उसको कीमत नेतृत्व करने का कार्यभार दिया जाता है, यानी सर्वाधिक अनुभवी फर्म द्वारा कीमत नेतृत्व जो किया जाएगा उसे बोला जाता है बैरोमेट्रिक फर्म कीमत नेतृत्व, बैरोमेट्रिक फर्म प्राइस लीडरशिप। अगला सवाल, अच्छा, ये परस्पर निर्भरता का अर्थ है कि प्रत्येक फर्म, परस्पर निर्भरता का अर्थ है कि प्रत्येक फर्म ऐसी वस्तु का उत्पादन करेगी जो प्रतिद्वंदी फर्मों के उत्पाद से मिलता जुलता तो होगा परंतु समरूप नहीं। नहीं, ऐसी वस्तु का उत्पादन करेगी जो प्रतिद्वंदी के उत्पादन के समरूप होगी। ये भी बहुत सही नहीं लग रहा है। अपनी मूल्य नीति निर्धारित करते समय अपने प्रतिद्वंदियों की देखिए ध्यान रखिएगा, परस्पर निर्भरता का मतलब होता ही है ये कि अपने प्रतिद्वंदी का ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, और अगला सवाल जो है वो है एकाधिकारी शक्ति का मापन किया जाता है। ये सवाल आपसे कई रूपों में आपसे, तो देखिए आगम और लागत अंतर के द्वारा। देखिए एकाधिकारी शक्ति का जो फार्मूला होता है वो होता है P माइनस MC अपान P। अब देख लीजिए,
पी की वैल्यू होती है कीमत और एम से सीमांत लागत। कीमत और सीमांत लागत कहाँ मिलेगी? ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये इसका फार्मूला है एक अधिकारी शक्ति का। इसे किसने विकसित किया था? इसे विकसित किया था लर्नर ने। ठीक है, लर्नर। तो इसे लर्नर सूचकांक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, फार्मूला भी याद रखिएगा, इसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, मजदूरी का निर्धारण किया जाता है वहां जहां, कहां? चलिए बताइए कहां मजदूरी निर्धारित की जाएगी। ठीक है, श्रम की मांग श्रम की आपूर्ति के बराबर हुई है तो सही लग रहा है, यहाँ पे मजदूरी निर्धारित की जा सकती है। श्रम की सीमांत आगम उत्पादकता सीमांत पारिश्रमिक के बराबर, बिल्कुल सही बात है। श्रम की सीमांत आगम उत्पादकता औसत नहीं, श्रम की सीमांत आगम औसत पारिश्रमिक ये भी नहीं। तो एक और दो कहां है साथियों? ऑप्शन नंबर ए। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मजदूरी का निर्धारण वहां पे किया जाएगा जहां पे श्रम की मांग श्रम की आपूर्ति के बराबर होगी और श्रम की सीमांत आगम उत्पादकता सीमांत पारिश्रमिक के बराबर होती है। यहाँ पे मजदूरी का निर्धारण किया जाएगा। अगला सवाल, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का विश्लेषण करते समय क्लार्क ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक जोर दिया? बताइए किस पे अधिक जोर दिया? चलिए, श्रम के लिए मांग पर, ये इसका राइट आंसर है, श्रम के लिए मांग पर। ठीक है ना, बाकी श्रम आपूर्ति पे इन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, दोनों पे भी ध्यान नहीं दिया, लाभ अधिकतमीकरण पे भी ध्यान नहीं दिया। तो इनका जो सवाल है वो, यानी इनके सवाल का जवाब क्या था? इन्होंने श्रम के लिए मांग पे अधिक जोर दिया था। देखिए पढ़िए इसको, देखिए, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का विश्लेषण जेबी क्लार्क के द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में मिलता है। इस सिद्धांत के अनुसार उत्पादन के विभिन्न साधनों का पारिश्रमिक उनकी सीमांत उत्पादकता के आधार पर निर्धारित होता है और क्लार्क ने यह प्रदर्शित किया कि स्थैतिक दशाओं में उत्पादक का प्रत्येक साधन यहां तक कि साहसी भी अपनी सीमांत उत्पादकता के बराबर पारितोषिक प्राप्त करेगा। उत्पादन के विभिन्न साधन पूर्णतया गतिशील होते हैं, उत्पादन इकाई समान है, प्रत्येक उत्पादक की उत्पादकता ज्ञात की जा सकती है तथा एक साधन के स्थान पर दूसरे को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति विद्यमान है और उत्पादन में समता नियम लागू होता है। कुछ मान्यताएं हैं, याद रखिएगा, है ना। चलिए अब मिलान कीजिए, है ना, मिलान कीजिए इसमें। तो कहीं पे देखिए सुम्पीटर का नाम दिख गया, मतलब ये नवप्रवर्तन की बात करेंगे, मतलब डी का 2। ये देखिए लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत डी का 2, खोज लीजिए डी का 2। अच्छा डी का 2 तो 3 जगह मिल रहा है भाई। ऐसे काम नहीं होगा। चलिए फिर देखिए क्या होगा, और कुछ दिमाग लगाते हैं। लाभ का लगान सिद्धांत, लाभ का लगान सिद्धांत, लाभ का लगान सिद्धांत किसने दिया था? लाभ का जो लगान सिद्धांत था वो दिया था वाकर ने, मतलब कि ए का ए। अच्छा यहाँ पे देखेंगे तीनों में ए का एक है। चलिए ये इससे मैच हो गया, तो ए का 1 और डी का 2, यानी अभी भी या तो ये होगा या तो ये होगा। अगला देखिए, लाभ का जोखिम वहन करने का सिद्धांत, जोखिम वहन करने का सिद्धांत कौन दिया था? अच्छा हॉल और हिच, ठीक है। तो बी का हो जाएगा 4, बी का 4 कहां पे है? देखिएगा बी का 4 यहाँ पे है, यानी कि आपका जो सही जवाब मिल गया साथियों वो मिल गया ऑप्शन नंबर बी। और इसके अनुसार लाभ का लगान सिद्धांत दिया है वाकर ने, ठीक है, और लाभ का जोखिम वहन का सिद्धांत दिया है हॉले ने, लाभ का प्रावैगिक सिद्धांत दिया है जेबी क्लार्क ने, और लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत दिया है सुम्पीटर ने। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला आपका सवाल है, क्या है? ऋण देय निधि सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर निम्नलिखित में से किसका फलन है? तो इसमें देखिए निवेश का भी होता है और डिजायर टू होल्ड मनी मुद्रा के ऑप्शन इसका भी होता है और मुद्रा की मात्रा, यानी कि इसमें ए बी और सी आपके तीनों सही होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे
और ये तरलता जाल से सवाल है, और तरलता जाल भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे आप यूजीसी दे रहे हो चाहे आप पीजीटी दे रहे हो। तो इसमें आपको बताना है कुछ कथनों पे विचार करके कि क्या है क्या नहीं है। देखिए, तरलता जाल ऐसी स्थिति होती है जिसमें लोग मुद्रा को निवेश करने की बजाय अपने पास रखना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगला, तरलता अधिमान या तरलता जाल तरलता अधिमान वही स्थिति होती है जिसमें लोग मुद्रा अपने पास रखने की बजाय निवेश करना। अगर ये सही है तो ये गलत हो जाएगा। तरलता अभाव वही स्थिति होती है। देखिए, यहाँ पे तरलता अधिमान की बात की गई है, तरलता जाल थोड़ा सा डिफरेंस है। तो तरलता अधिमान वो स्थिति होती है जिसमें लोग मुद्रा को अपने पास रखने की बजाय निवेश करना पसंद करते हैं, ये गलत है। ठीक है ना। अगला, अगला क्या है, तरलता अभाव ऐसी स्थिति होती है जिसमें मुद्रा बाजार में मुद्रा की अल्प आपूर्ति होती है। हाँ, अल्प आपूर्ति रहेगी तो तरलता अभाव होगा, बिल्कुल सही बात। साख अभाव वही स्थिति होती है जिसमें ऋण बाजार में मुद्रा की अल्प आपूर्ति होती है। अगर मुद्रा ऋण बाजार में, हाँ ये भी सही है। तो 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी, तो ये इसका राइट आंसर हो गया, है ना। यहाँ पे आपसे तरलता जाल से सवाल पूछा है, तरलता अधिमान से, तरलता अभाव से और साख अभाव से। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ऐसे सवालों में थोड़ा सा आपको अपना कॉमन सेंस का भी उपयोग करना होता है। जल्दीबाजी में कहीं ऐसा ना करें कि तरलता जाल को ही समझ के सभी प्रश्नों का सभी ऑप्शन का आप उत्तर दे दें। तो ध्यान रखिएगा, जो पूछ रहा है उसी का आपको आंसर देना है। ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए। तरलता अधिमान के बारे में बाकी सब जानते ही होंगे, बड़ी फेमस थ्योरी है। अभी इसमें और ज्यादा क्या बात किया जाए, आगे बढ़ते हैं। ऋण देय निधि सिद्धांत, लोनेबल फंड थ्योरी, लोनेबल फंड थ्योरी, ये आपको बताना है कि इसके अनुसार ब्याज दर निम्नलिखित में से किसका फलन है। निवेश, धन की मात्रा, धन संग्रह की इच्छा, ये ऑल ऑफ द एबव, इसका जो है ऑल ऑफ द एबव होगा। अगला, पेरेटो अनुकूलता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है। उपभोक्ताओं के मात्रात्मक उपयोगिता फलन है। ठीक है। आगे, सभी वस्तुओं के उत्पादन में सभी साधनों का प्रयोग किया जाता है। सही बात है। उपयोगिता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करेगा, साधन वस्तु बाजार में पूर्ण उपयोगिता, ये गलत है। तो सवाल के हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अभी हम लोग पेरेटो को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, पेरेटो अनुकूलता क्या होता है, पेरेटो सुधार क्या होता है, यही डिफरेंस समझिएगा। सबसे पहले समझिए पेरेटो अनुकूलता क्या होता है। पेरेटो अनुकूलता संसाधनों के आवंटन की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें से किसी भी एक व्यक्ति के कल्याण को कम किए बिना किसी अन्य व्यक्ति के कल्याण को नहीं बढ़ाया जा सकता। मतलब कि अगर कल्याण, किसी एक के कल्याण को बढ़ाना है तो किसी एक के कल्याण को कम करना ही पड़ेगा। पेरेटो अनुकूलतम क्या बोलता है कि अगर किसी एक व्यक्ति के कल्याण को, किसी एक व्यक्ति के अगर वेलफेयर को बढ़ाना है तो अगले, मान लीजिए ए के वेलफेयर को बढ़ाना है तो वेलफेयर का, बी के वेलफेयर को कम करना ही पड़ेगा। तभी जो है यहाँ पे पेरेटो ऑप्टिमैलिटी जो है वो लागू हो पाएगी, तभी ये पेरेटो अनुकूलतम कहा जाएगा। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि यदि किसी व्यक्ति के कल्याण को कम किए बिना किसी व्यक्ति के कल्याण में वृद्धि हो जाए, यानी वेलफेयर ऑफ ये जो है ये कांस्टेंट रहे, ये बिल्कुल स्थिर रहे, मतलब इसमें कोई परिवर्तन कम ज्यादा वाला ना हो, और वेलफेयर ऑफ बी जो है वो बढ़ा दिया जाए, यानी बी के कल्याण में वृद्धि हो लेकिन ए पे कोई प्रभाव ना पड़े, तो इसे बोला जाएगा पेरेटो सुधार, है ना। अब उम्मीद है कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अनुकूलतम क्या बोलता है कि अगर हमको किसी एक के कल्याण में वृद्धि करना है तो किसी एक में कमी करना पड़ेगा, बिना कमी किए दूसरे के कल्याण में वृद्धि कर नहीं पाएंगे, ये बोलता है पेरेटो अनुकूलतम। वहीं पेरेटो सुधार क्या बोलता है कि अगर किसी एक के कल्याण में वृद्धि हम लोग करने में सफल हो जाएं जबकि किसी के कल्याण में कमी न करना पड़े, यह पेरेटो सुधार हो जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा, है ना। पेरेटो ने कुछ प्रकार की कुशलताओं की बात किया था, उपभोग की कुशलता, उत्पादन की कुशलता, उत्पादन वितरण की कुशलता। इसी प्रकार से पेरेटो अनुकूलता को फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक थ्योरम, फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक थ्योरम, ठीक है ना, ये कहा जाता है। अगला,
जब व्यक्तियों के बीच करार के पश्चात सूचना असममित पाई जाए तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? असममित सूचना है मतलब कि नैतिक खतरा है। देखिए, मैं आप सभी से एक बात चर्चा करूं। एक जो टॉपिक आपका लास्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो है असममित सूचना। असममित सूचना का अर्थशास्त्र, असममित सूचना का अर्थशास्त्र। ये जो टॉपिक है ना, ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे आपसे हर बार सवाल पूछा जाता है। ऐसे टॉपिक को आप बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, क्योंकि इस तरीके के अगर एक टॉपिक आप तैयार कर लेते हैं और परीक्षा में अगर आपसे दो भी सवाल आ गया, एक दो सवाल आ गया ना, बात तो बन जाती है यार, है ना? तो ऐसे ध्यान रखिएगा इस टॉपिक को। आप इसके जितने इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, मैंने तो अपने बैच में पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कहीं से भी इसको पढ़ लीजिएगा। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल आपसे हर बार पूछता है। ठीक है, तो ये मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको इसीलिए दिखाया कि आप समझ पाएं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, चलिए इसको भी देखते हैं। निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था में क्या प्रारंभिक प्रभाव होगा जब मजदूरी में मजदूर की उत्पादकता से अधिक वृद्धि की जाती है? ध्यान से सुनिएगा, मजदूरी में मजदूर की उत्पादकता से अधिक वृद्धि की जाए तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में रोजगार बढ़ेगा, जिससे समग्र मांग दाईं ओर शिफ्ट होगा। नहीं नहीं, समग्र मांग दाईं ओर कैसे शिफ्ट होगा? ये तो गलत है। समग्र बाग बाईं ओर शिफ्ट होगा, जिससे कीमत स्तर, नहीं कीमत स्तर की बात कैसे? अल्पकालिक समग्र आपूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट होगा और इससे कीमत स्तर में वृद्धि होगी। अल्पकालिक समग्र आपूर्ति, रोजगार घटेगा, रोजगार नहीं, ये भी राइट आंसर जो है ये सी वाला ऑप्शन है। अल्पकालिक समग्र आपूर्ति वक्र बाईं ओर को शिफ्ट होगा और इससे कीमत स्तर में जो है वो वृद्धि होगी। अगला सवाल, किसी को बदतर बनाए बिना किसी को बेहतर नहीं बनाया जा सकता। अभी मैंने आपसे चर्चा किया था कि ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पैरेटो इष्टतम या पैरेटो अनुकूलतम। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि किसी के कल्याण में वृद्धि करें जबकि किसी अन्य के कल्याण में कमी ना करना पड़े, ये पैरेटो सुधार हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, इसकी मान्यताएं थोड़ा सा देख लीजिए पैरेटो के सिद्धांत की, क्या होता है इसमें। ये सिद्धांत 2-2-2 मतलब कि दो वस्तु, दो साधन और दो देश, इस पे आधारित है। वस्तु तथा साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। प्रत्येक उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है। उपयोगिता की क्रमवाचक माप संभव होती है। वस्तुएं तथा साधन पूर्णतः विभाज्य होते हैं और इन्हीं मान्यताओं के आधार पे पैरेटो अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। तीन सीमांत दशाओं की सहायता भी लेते हैं, जिसमें कि उपभोक्ताओं के बीच वस्तुओं का अनुकूलतम वितरण, फर्मों के बीच उत्पादन के साधनों का कुशलतम वितरण और रूपांतरण की सीमांत दर। तो ये थोड़ा सा ये पॉइंट भी याद रखिएगा, हो सकता है भूला भटका यहाँ से भी आपसे सवाल पूछ ले, है ना? पैरेटो से मुझे लग रहा है कि इस बार आपसे सवाल पूछेगा, क्योंकि एक दो बार से पूछ नहीं रहा है। तो उम्मीद है कि इस बार पैरेटो से आपसे, देखिए पैरेटो हो गया और जो मैंने आपसे चर्चा किया था सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, ये सब मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक है इस बार में माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। बाकी कुछ तो ऐसे हैं जो पूछते ही पूछते हैं। कॉब डगलस अक्सर पूछता है, हो सकता है इस बार सीईएस पूछ रहा है तो कॉब डगलस ना पूछे। ओलिगोपोली में जितने मॉडल हैं उससे सवाल पूछता ही पूछता है ना? तो वो तो बेसिक चीजें हैं। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन पूछता ही पूछता है। और जो लाभ, लगान, मजदूरी, ब्याज के चारों सिद्धांत, मतलब ये जो चार हैं, इसमें से भी सवाल पूछता है। तो ध्यान रखिएगा इन बातों को। अगला सवाल, मजदूरी के निर्धारण में निम्नलिखित कारकों पे विचार करना है। चलिए विचार कर लेते हैं इसमें। क्या विचार किया जाए इस पे? श्रम की मांग और आपूर्ति, मजदूरी के निर्धारण में श्रम की मांग और आपूर्ति। हाँ सही बात है। श्रम की एमआरपी और सीमांत मजदूरी, श्रम की एमआरपी और, अच्छा हम लोग कहाँ तक थे? यहाँ पे थे।
तो इस सवाल का तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखिए, इसको मैं अभी डिटेल में आपसे चर्चा करूँगा, क्योंकि यही मुझे लग रहा था मज़दूरी के निर्धारण में जो है श्रम की माँग और आपूर्ति की भी बात की जाती है, श्रम की एमआरपी और सीमांत मज़दूरी की भी। तो यहाँ पे कहीं भी 1 और 2 का कॉम्बिनेशन ही नहीं दिख रहा है। और औसत उत्पादकता की तो बात होती ही नहीं है, औसत मज़दूरी की भी बात नहीं होती है। तो अगर कहीं हम इसमें ऑप्शन 1 और 2 का होता तब तो बात बन जाती, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन पे हम लोग चलते हैं और ये बताता है, ध्यान से सुनिएगा। श्रम की मांग और आपूर्ति, इसके साथ-साथ श्रम की एमआरपी और सीमांत मजदूरी, ये जो 2 पॉइंट हैं, ये मजदूरी को निर्धारित करते हैं। अब आगे समझिए, कुल उत्पादन का वह भाग जो मजदूर को उत्पादन की क्रिया में उसकी सेवाओं के लिए दिया जाता है, उसे मजदूरी कहा जाता है। और ये जो होता है, ये श्रम के त्याग का प्रतिफल होता है। मजदूरी के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार किसी मजदूर की जो मजदूरी होती है उसकी सीमांत उत्पादकता के आधार पर निर्धारित की जाती है। और प्रत्येक उत्पादक किसी भी श्रमिक, यानी कि प्रत्येक उत्पादक जो होता है किसी भी श्रमिक को जो मजदूरी देता है उसकी सीमांत उत्पादन या सीमांत उत्पादकता के बराबर ही देगा, उससे अधिक बिल्कुल नहीं देता है। तो मजदूरी क्या हुई? मजदूरी हुई जहां पे सीमांत उत्पादकता के मूल्य के बराबर होती है। और मजदूरी के निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत जो है वो श्रम एवं पूर्ति का सिद्धांत है। श्रम की इकाई का मूल्य अथवा पारितोषिक निर्धारण भी उसकी मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। तो जहां पे श्रम की मांग और पूर्ति बराबर होती है वहीं पे मूल्य निर्धारित होता है। तो अभी जो सवाल ये आपका है ना, इसमें कोई भी राइट आंसर नहीं है। इसका सही जवाब होगा 1 और 2, जो कि इसमें नहीं उपलब्ध है। ये एक्सप्लेनेशन भी आपने देख लिया। तो साथियों, ये जो चर्चा थी हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वो यहाँ पे कंप्लीट होती है ना? और देखिए, ऐसा भी नहीं है कि ये सब कुछ है ना? बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे नहीं देखा होगा, लेकिन एक लिमिट होती है। और जितना पॉसिबल लगा उतने क्वेश्चन की मैंने आप सभी से चर्चा किया। और उम्मीद है कि अगर आपने इतने क्वेश्चन देखा होगा तो जरूर इसमें आपको बहुत सी हेल्प मिली होगी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि बहुत बेसिक होते हैं, वो आपको पहले से पता है। और जैसा कि मैंने आपसे बोला है कि जो कंप्लीट रिवीजन वाली वीडियोज है जिसमें पूरा थ्योरी रिवाइज कराया गया है, उन दोनों ही वीडियो जो कि पिछले सेशन में लाइव कराई गई थी, उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो 2 वीडियो आप वहां से कंप्लीट कर लीजिएगा और साथ ही साथ ये आप एमसीक्यू वाली भी देख लीजिएगा। तो यहाँ से आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स काफी ठीक हो जाना चाहिए इस बार की यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए। बाकी किसको पता है कि क्या सवाल पूछेगा। हमारा और आपका कार्य है कि अपने कर्तव्य को अच्छे से करें, ठीक है ना? तो इन्हीं बातों के साथ ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेशन आपका खत्म होता है। 2 वीडियोज मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा और एक ये एमसीक्यू दूंगा। इसके आधार पे उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर और मजबूत कर पाएंगे। थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें और इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। ये आपकी किसी भी तैयारी में पूरी तरीके से हेल्पफुल रहेगा, चाहे आप यूपी पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी प्रीलिम्स और साथ ही साथ यूजीसी नेट किसी भी प्रकार की तैयारी आपको करनी है तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। यहाँ पे सभी कोर्सेज आप सभी के लिए अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।